Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले में हम वेस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे, सेकेंड आर्टिकल में हम टाइगर कॉरिडोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्ड आर्टिकल में हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में समुद्र मंथन स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आइए एक एक करके इन चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं। सो पहली चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज वेस्टर्न घाट। देखो वेस्टर्न घाट आपका सियादरी से शुरू होता है, गुजरात से, एंड ये महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटका से, केरला, तमिलनाडु, इस पूरे एरिया में ये स्प्रेड है। अब देखो जब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये हमारे लिए काफी क्रूशियल है। पहली चीज, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है। अब बायोडाइवर्सिटी हाई मिलने के कारण इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि काफी फ्रजाइल एरिया भी है। अब दूसरी चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि भाई क्योंकि आपके साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छी खासी होती है, तो साउथ की चाहे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, किसी भी रिवर की बात करें आप, यहां से ये ओरिजिनेट करती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी लाइफलाइन है साउथ इंडिया की, जो ये रिवर्स है, वो भी आपकी यहीं से ओरिजिनेट करती हैं। अब यहाँ पे संजय कुमार एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया जिसको ये काम दिया गया कि भी इस पूरे एरिया को कैसे प्रिजर्व किया जा सके, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। तो कहा जाता है कि भाई देखो जो आपका सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, ये किसी भी एरिया के आसपास, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास, आपको इको सेंसिटिव जोन बनाने का प्रोविजन देता है। जहां पे इनिशियली जो प्रपोज एरिया था वो 10 किलोमीटर का था, बट बाद में गोदावरम केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एटलीस्ट आप 1 किलोमीटर का एरिया तो मेंटेन कीजिए किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास। अब यहां पे ये पहला पैनल नहीं है, माधव गदगिल कमेटी आपकी बनी थी 2011 में, जिसने कहा कि पूरे वेस्टर्न घाट के अंदर आप किसी भी तरह का काम अलाउ ना कीजिए, कोई भी डेवलपमेंट का काम यहाँ पे ना हो, कोई भी लाइक हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कस्तूरी रंजन पैनल की बात की जाए तो 2013 में इसके 2 साल बाद बना, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद बहुत बवाल मचा, खासकर इन 5 स्टेट्स के अंदर। तो इसके बाद एक और कमेटी बनाएगी, कस्तूरी रंजन कमेटी, और इन्होंने इको सोशो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखा एंड इन्होंने कहा कि भाई आप 1/3 ऑलमोस्ट 37% एरिया को यहाँ पे प्रिजर्व कर लीजिए। तो यहाँ पे कर्नाटका में सबसे बड़ा एरिया आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला, तमिलनाडु, गोवा एंड देन लास्ट में गुजरात में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनिंग की एक्टिविटीज को कंप्लीटली बैन करने की बात की गई है, थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने की बात की गई है, आपकी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लगा सकते एंड लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन लगाया गया है। कुछ चीज़ें यहाँ पे परमिटेड है, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड जो रेजिडेंशियल होम रिपेयर्स है, ऑल्ट्रेशन है, वो आप कर सकते हो यहाँ पे। मोर ओवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को यहाँ पे कहा गया कर सकते हैं, बट रेगुलेटेड वे में। तो कहा जाता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे खासकर कर्नाटका एंड केरला इसको अपोज कर रही है क्योंकि लोकल लाइवलीहुड के ऊपर इससे असर पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल वर्नेबिलिटी इस एरिया की काफ़ी है क्योंकि ये फ्रजाइल एरिया है, जिसकी वजह से इसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में डाला गया। तो कहते हैं अभी हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे ड्राफ्ट आपके लैप्स हो जाते हैं बट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लोगों को डर है कहीं उनके लाइवलीहुड के ऊपर असर ना पड़ जाए। एंड आज भी अगर हम बात करें, जो ओवर रिलायंस हमें देखने को मिलता है सैटेलाइट के ऊपर एंड लोकल फॉरेस्ट के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, वो चीज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है एंड स्टेट कहीं ना कहीं अपोज कर रही है इस पूरी इम्प्लीमेंटेशन में, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि भाई आप ग्राउंड लेवल पे वेरिफिकेशन लोकल लोगों की हेल्प से, यानी सैटेलाइट से भी करो और लोकल लेवल की हेल्प भी आपको यहाँ पे चाहिएगी। आप इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल कम्युनिटी के राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट कीजिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट कीजिए एंड कंसेंसस बेसिस पे आप चीज़ों को बिल्ड कीजिए, जिससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। नाउ सेकेंड आर्टिकल अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेलघाट और सतपुरा के बीच में आपका एक लाइक जो आपका टाइगर कॉरिडोर बनता है, उस कॉरिडोर के अंदर एक रेलवे लिंक यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये कि इसको अप्रूव किसने किया, तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इसको हेड करते हैं आपके लाइक इसमें आप ये कह सकते हो कि ये पूरी तरह से आपके जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनके एरिया को रेगुलेट करने का काम करती है। तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे
नर्मदापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बीच में मध्य प्रदेश के अंदर इस रेलवे लिंक को बिल्ड किया जाएगा, जहां पर सतपुरा, पेंच और मेलघाट टाइगर रिजर्व के कनेक्टिंग एरियाज के ऊपर, इको सेंसिटिव जोन के ऊपर आपका असर पड़ेगा। तो इसको हेड करते हैं आपकी कमेटी को प्राइम मिनिस्टर। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप कह सकते हो कि सेक्शन 5A के अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आपने बिल्ड किया है। वैसे वाइस चेयर इसमें आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट होता है। टोटल 47 लोग इसके मेंबर हैं। अब कहते हैं कि भाई देखो यहाँ पे आपकी अलग अलग एरियाज होते हैं, जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप इसमें चेंजेस कर सकते, ऑल्ट्रेशन कर सकते, बट इसके लिए सेक्शन 29 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। वैसे कुछ आपके अदर सेक्शंस भी इसमें आ जाते हैं, जैसे 33A एंड 35(6). तो यहाँ पे अगर बात करें टाइगर रिजर्व्स की, तो यहाँ पे आपके अगर कोई भी चेंजेस करना है तो अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 38 को आप यहाँ पे देखते हैं। इको सेंसिटिव जोन के अंदर आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 3 आपका एप्लीकेबल रहता है। उसके अलावा बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई किसी भी नेशनल पार्क के और प्रोटेक्टेड एरिया के, वैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अलावा हिसाब से आप 10 किलोमीटर देखते हैं, बट TN गोदावरम केस के अंदर गवर्नमेंट ने इसे घटाकर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसे घटाकर 1 किलोमीटर तक मिनिमम कह दिया था, मिनिमम। अब कहते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या होगा, तो कहते हैं कि भाई सेंट्रल फ्रिगेट कॉरिडोर्स को आपको बेनिफिट मिलेगा, आप इको पैसेज यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्टडी कंडक्ट नहीं की है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से कई लोग इसको आप कह सकते हो कि ओपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइंटिफिक ओवरपासिंग को बिल्ड करना चाहिए ताकि जो ये जानवर हैं इनके ऊपर कम से कम असर पड़े। एंड पोस्ट क्लियरेंस आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग रखनी होगी ताकि जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको हम रिड्यूस कर सकें। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखने थे। अब बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। अब देखो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर हम कई सेगमेंट्स को बिल्ड कर रहे हैं, जैसे प्राइमरी गुड्स है, इंटरमीडिएट्स गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स है एंड ड्यूरेबल गुड्स है। तो इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात हमारे को क्लियर हो रही है कि भाई जो बल्क कंज्यूमर की डिमांड है वो आज भी आपकी कम है। तो यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस जो है ये इसको बिल्ड करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंडर आता है। इनिशियली अगर हम बात करें, अभी तक हमारे यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्रीज थी जिसको आप रैसकोको NCF के नाम से जानते थे, यानी रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोको, क्रूड ऑयल, कोल एंड आपका नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। बट अभी इसमें एक 9वीं इंडस्ट्री आपकी ऐड कर दी गई है। अब इसमें आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, स्टील, आयरन, क्रूड ऑयल, आपका कोल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, ये अभी आपकी 9 कोर इंडस्ट्री है जो इसमें कैलकुलेट की जाती है। रफली पहले इसकी वेटेज थी 77% के आसपास, अभी थोड़ी कम हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी की आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिलती है एंड अलग अलग यहाँ पे आपकी क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाती है। बट अभी प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिल रही है कि भाई कंजम्पशन में डेफिसिट देखने को मिल रहा है, खासकर रूरल एरिया के अंदर। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में थोड़ी वर्नेबिलिटी है ग्लोबल क्राइसिस के कारण। परचेजिंग पावर लोगों की कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड वेस्ट एशिया के क्राइसिस के कारण भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एंड रिकवरी में भी एसिमेट्री देखने को मिल रही है, हर सेक्टर में बराबर रिकवरी नहीं है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल आउटपुट आपको देखने को मिल रही है, तो अच्छी बात है। ओवरऑल ये ग्रो किया है 5.73% के साथ। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिसीज में कुछ रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, उसको हमें फोकस करना होगा। तो कहते हैं कि भाई रियल रूरल इनकम को आपको इंक्रीज करना होगा एंड क्राउडिंग जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसके ऊपर आपको लाइक क्राउडिंग आउट इफेक्ट आपको जो देखने को मिलता है कि जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो उस इफेक्ट को कम करते हुए हमें कैसे कैपिटल प्राइवेट लोगों के लिए अवेलेबल हो उसके ऊपर फोकस करना होगा। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं 84,000 करोड़ की एक स्कीम की। तो ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करने के लिए हमने समुद्र मंथन नाम से एक स्कीम लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो हम वैसे भी आपको पता है कि 80 to 90% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है।
50% हम अपनी नेचुरल गैस को भी इंपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए 43,000 करोड़ को एलोकेट किया। ऑफशोर डाटा एक्विजिशन के लिए 28,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं ड्रिलिंग कॉस्ट की 50% या पहले में 675 करोड़ रुपीस के आसपास आपको गवर्नमेंट पे करेगी। जो भी इसमें से लोअर होगा वो। मोर ओवर यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमन प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे पाइपलाइन हो गई, प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए एंड बाकी सब चीजें। बाकी ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस जोन के ऊपर 2,000 करोड़ हम खर्च करेंगे। एंड इसमें हमारा स्टेप 1 क्या है कि हम स्टेट सब्सिडाइज सिस्मिक डाटा एंड रिस्क शेयरिंग के ऊपर लगभग 28,000 करोड़ स्पेंड करेंगे। दूसरा एक्सेलरेटेड डीप एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग के ऊपर हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे। एंड तीसरे स्टेप में हम कमर्शियल डिस्कवरी के ऊपर फोकस करेंगे। एंड चौथे में हम आउटपुट एक्सपेंशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो फिलहाल अभी हमारे पास एक्सप्लोरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो एक प्रॉब्लम ये रहती है जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट है। कहीं ना कहीं कमर्शियल वेरीफाइबल डेफिसिट आपको देखने को मिलता है। कमर्शियल लेवल पे आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। एंड मोर ओवर हम एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो कहा जा रहा है कि भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जाए, E20 स्कीम की, या आप PM ड्राइव की बात करें, तो हम फोकस कर रहे हैं। बट इसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। बट उसके अलावा एक्सपेंशन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन सेक्टर के अंदर हम अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई ऐसे रिजर्वायर हो तो उन्हें हम यूज कर सकें। तो ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना होगा कि डोमेस्टिकली बिल्ड कर सके, ताकि ऐसे एक्सप्लोरेशन को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।